that the linguistic state, this was the first experiment in India that the states were formed on the basis of language. What was the reason behind it? Because the people, they demanded the different states on the basis of language. They said that if the government declare any one or two languages for the nation, it's very inconvenient for us that where the major people, they spoke the same language. Like we know that Karnataka Kannada language, and Tamil Nadu Telugu language, and in this way we come to know that different states, they most of the people, they spoke same language. So that's why they started protest against these language policy. So that's why the constitution framers, they adopted this language policy, जहाँ पर not only this language policy बल्कि states का formation और कैसे हुआ, state का formation हुआ, that on the basis of geography, on the basis of culture, on the basis of their area, ये भी सारे फैक्टर थे जिससे कि स्टेट्स का, जिसमें हम नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड भी कल क्लियर किया था मैंने। उसके बाद वहां पर फियर क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को डर क्या था कि धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली डिफरेंट स्टेट्स जो है ना, वो कल्चर पे, लैंग्वेज पे अपना डिफरेंट स्टेट्स की मांग करेंगे, इससे हमारा देश क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट वाज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इजी हो गया। स्टेट्स को लगा दैट द स्टेट नाउ दे फील दैट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से यूनिटी जो है वो हमारी एनहांस हुई, बजाय इसके कि डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, ये हो गया था कल। फिर हमने लैंग्वेज पॉलिसी देखी। देखो इंडिया के अंदर क्या लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की, इसकी बात करते हैं। दिस इज द सेकंड मेजर टेस्ट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो इंडिया की कभी भी कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं थी और आज भी नहीं है। उसके क्या रीजन थे? उसका रीजन था, सबसे बड़ा रीजन हमारी डाइवर्स कंट्री और डाइवर्स पीपल है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें इन्होंने सबसे पहली बात की कि 40% पीपल दे स्पीक हिंदी एंड मोर सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू इट। व्हाई मोर सेफगार्ड्स आर? देखो आज भी भारत के अंदर जो है व्हाट वी सी कि हिंदी को जो है उसके ऊपर जोर लगाया जाता है। हिंदी को हिंदी के लिए जो है उसकी प्रोग्रेस के लिए अभी भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी हमारी मदर टंग है, इसीलिए हिंदी को क्या है, उसको हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी को प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, यस शुभांगी, हेलो शुभांगी, आपका हैंड रेज हुआ है, क्या कहना चाह रहे हो? हेलो, गुड मॉर्निंग शुभांगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। चलिए, so in this we come to know कि 40% people they speak Hindi and but still the more safeguards are given to provided to, मतलब हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। There are other 21 languages, 8 शेड्यूल में 21 लैंग्वेजेस को हिंदी के अलावा, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं आपकी 8 शेड्यूल्ड के अंदर 21 लैंग्वेजेस को भी अगर हम देखें तो वो जगह दी गई है, प्लेस दिया गया है। स्टेट कैन ऑल्सो एंजॉय देयर ओन लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पजेज। चलिए अब एक बात समझाते हैं कि समझ लीजिए कोई कैंडिडेट महाराष्ट्र गया और वहां पर वो एग्जाम देता है, तो वो वहां की स्टेट लैंग्वेज को भी यूज करके अपना एग्जाम उस लैंग्वेज में दे सकता है। सारी लैंग्वेज, क्योंकि आपके पास जब फॉर्म फिल करना होता है ना, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि विच लैंग्वेज यू चूज। तो आप हिंदी इंग्लिश के अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, मराठी, गुजराती, तो आप जो भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं और वो जो कैंडिडेट है उसमें एग्जाम दे सकता है। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर 2। इन स्पाइट ऑफ दैट स्टेट लैंग्वेजेस आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर वो कैंडिडेट जिसमें इजी है वो कर सकता है। प्लस स्टेट जो गवर्नमेंट है, हिंदी इंग्लिश के अलावा, देखो हिंदी इंग्लिश तो रहती है, इसके अलावा और लैंग्वेज में भी वो अपना काम कर सकते हैं। We have adopted 3 language structure and any 2 languages can be used for administrative purposes. 3 language structure क्या है? 3 language यानी स्टेट लैंग्वेज हो गई, ठीक है, और 2 लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी और इंग्लिश।
3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि स्टेट की अपने लैंग्वेज में भी वो काम कर सकते हैं और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी। फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंग्वेजेस हेल्प इंडिया टू अवॉइड द सिचुएशन लाइक श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म अडॉप्ट किया था, सिन्हाला को जो है प्रेफरेंस दी गई थी, दैट रिजल्टेड इन सिविल वॉर देयर। But in India, our constitution framers, they were very understood people, they were very experienced and they know the sensitivity of these issues. इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, एक मिडिल वे निकाला, जिससे कि सबका एसेंट भी जरूरी हो गया और सबको पार्टिसिपेट भी कराया। ठीक है, तो ये थी इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी, जिसमें हमने ये देखा कि इंडिया हिंदी और इंग्लिश के अलावा स्टेट की जो लैंग्वेज है वो भी उस चीज को वो फॉलो कर सकते हैं। वाई दे हैव गिवन द अनदर लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि 40% के अलावा जो 60% पीपल डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं उनका भी ध्यान रखा गया, उनको भी जो है प्लेस देने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल लैंग्वेज के अलावा, मतलब ये ऑफिशियल 2 लैंग्वेजेस के अलावा स्टेट लैंग्वेजेस को भी प्रेफर किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन। देखो उसमें 2 चीजें बता रही, 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन टॉपिक क्यों है यहाँ पर, उसका रीजन है कि एक तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि सेंटर और स्टेट यानी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है डिफरेंट रीजन में वर्क कर रही है। ठीक है, अब स्टेट रिलेशन और सेंट्रल रिलेशन यहाँ पर इसलिए जरूरी है because state are in the, this is true that states they are independent in work in their areas for their development policies, for their administrative policy they can adopt, but on the other hand sometimes it's very necessary that the state should take the help of the central government. You know that this time the crisis is there, the state government also work under the central government. इसीलिए इंडिया में क्या है, क्वासी फेडरलिज्म है, यूनिटरी एज वेल एज जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। पूरी तरह से हमारे फेडरलिज्म नहीं है, ये ध्यान रखना। क्वासी फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर यूनिटरी के भी फीचर्स हैं प्लस फेडरल के भी फीचर। यूनिटरी के फीचर कब है कि जब भी देश में क्राइसिस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। अब हम कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि सबसे पहले हमें मालूम है कि इंडिया में कौन सी पार्टी थी, 1885 में कौन सी पार्टी फॉर्म हुई थी सबसे पहले, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। ओके, हाँ करण। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कांग्रेस फॉर्म हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुड। तो सबसे पहले 1885 में जो कांग्रेस पार्टी आई थी, ये एक 1 पार्टी एरा कहा जाता था। तो उस समय क्या होता था कि 1 पार्टी एरा है, इट मीन्स क्या था कि सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय करती थी और टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती थी, अपने डिसीजंस देती थी, अपनी गाइडलाइंस देती थी। लेकिन यानी स्टेट जो था वो ऑटोनोमस तरीके से वर्क नहीं कर पाता था। लेकिन ये चीजें चेंज कब हुई, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट हैड अ लॉट टू अवॉइड क्लैशेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। व्हेन हिमांशु कुछ कहना चाह रहा है, यस हिमांशु जल्दी बोले। हिमांशु आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके। व्हेन सेम पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग इन सेंटर एंड स्टेट, स्टेट कुड नॉट एंजॉय मोर पावर। अब आपको मालूम है अगर यहाँ भी कांग्रेस है यहाँ भी कांग्रेस है, यानी सेंटर में भी कांग्रेस है स्टेट में भी कांग्रेस है, ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो कहेगी हमारी तो गवर्नमेंट की ब्रांच है, तो वो जो भी पॉलिसीज बनाएगी उसको इम्प्लीमेंटेशन सेम तरीके से कराने की कोशिश करेगी। यानी स्टेट की अपनी सेल्फ कोई डिसीजन नहीं होगा, स्टेट में भी जस्ट वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन। So in this way could not influence the decision of enjoy more power as central government and could influence the decision of state. Sometimes if the states independently take some decision, if the same government on the both the levels are there, the central government may interfere in the decisions of the state. But what it changes? What changes? The scenarios change after 1990. Just remember this year. क्योंकि coalition government का आ जाता है कि when the coalition government is that started in India, कौन से उसमें हुआ था, तो 90 में। Many regional parties, you know that regional parties, state parties, they came up and acquired the power in states. अब कुछ state parties के नाम पूछो, अभी पूछती हूँ।
दिमाग में फटाफट रिकॉल करो कौन सी स्टेट पार्टीज। So these state parties, thus more independent decisions were taken by states and federal system was practiced. अब देखिए क्या हुआ, you know that the time of NDA and UPA government, National Democratic Alliance and Union Progressive Alliance, हमने ये देखा जब हम इंडिया में जब ये एरा स्टार्ट हुआ तो उस समय बहुत सारी रीजनल पार्टीज को क्या मौका मिला। रेज योर हैंड कि आपको स्टेट पार्टीज के 2-3 नाम मालूम है प्लीज। Yes, who wants to tell the answer? Name 2 state parties, any region's parties. किसी को ध्यान नहीं आ रहा? ओके, हाँ यश, हेलो। Shiv Sena in Maharashtra, RJD in Bihar, SP in Uttar Pradesh, and Trinamool Congress in West Bengal. Okay, very nice, good. So in this we come to know that different state parties, these regional parties, when the majority is not there, देखो सबसे पहले coalition government का हमें मालूम होना चाहिए, बार बार बताती हूँ, coalition government कि जहाँ पर majority किसी major party को नहीं मिली है, तब ये जो small parties होती है, these are called the regional parties. They come together with this majority party, with this major big party, and they form the government. In this we come to know that regional parties means the state parties' importance increase. Today these regional political parties are even affecting the decision making in central also. क्योंकि आपको पता है अगर coalition government है तो सबकी सहमति, all people's assent is very necessary, और जब तक उस पे वो लोग सब जने assent नहीं करते तब तक कोई program policy नहीं बनती। तो क्लियर सी बात है कि ये जो पार्टीज हैं इनको किस तरह से इम्पोर्टेंस मिली। So we can say that today's power sharing is more effective than it was practiced in the early days when constitution was written, because that time only one era government was there. Okay, I hope that it is clear. चलिए अब बात कर रहे हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों? जहां पर पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजिंग मीन्स the power is shared, the power is given, here is not shared, the power is taken from the central government and the state government and given to the local government or another government is called the decentralized. Centralization क्या होता है? जहां पावर्स कुछ हाथ में रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जहां पावर्स को दे दिया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के बर्डन को क्या किया है? रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज नाउ द पार्ट इज नाउ दिस द टेकिंग द डिसीजन, मेकिंग द पॉलिसीज, रनिंग द गवर्नमेंट, एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क these are divided between different levels. जहां पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी थी, अब क्या हुआ? डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट पे आ गई। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब आपको मालूम है लोकल गवर्नमेंट है, द टॉपिक इज ऑल्सो देयर, लोकल गवर्नमेंट जहां पर है वहां पर पार्टिसिपेशन मैक्सिमम किसका होता है? कॉमन पीपल का होता है, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट बनानी होती है वो लोग ही बनाते हैं, डिसीजन लेने होते हैं वो भी लोग करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो सेड कि जो डेमोक्रेसी की जो स्कूल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम लोकल लेवल। इट हेल्प्स टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, है ना। अगर आप वहां पर किसी से बात करें, अगर घूमने जाएं कहीं, तो आपको वो जो वहां का जो लोकल पर्सन होगा that will guide you very well rather than the people who are belonging to the different regions, है ना। That's why the local problems, they know how to deal with these local problems and they know how to resolve all these problems, तो उनको better मालूम है। Local self government is called schools of democracy. I told you that door to door if democracy reaches to the people, this is because of the local self government. This we will discuss in our later topic. ये वाला डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, आपको मालूम है ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में दिया था, क्या दिया था कि 1992 वाला, कि कब जो है एक्ट पास हुआ था थर्ड टायर गवर्नमेंट का,
जहां पर थर्ड टायर गवर्नमेंट बनी थी. इट वाज पास्ड इन 1990. रिमेंबर दिस, याद रख लेना इसको. नाउ द नेक्स्ट इज द एक्ट वाज पास्ड. अब इससे फायदा क्या हुआ? एक तो रेगुलर इलेक्शन होने लगे. तो हमारे सामने एक माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे? नहीं होते थे. वहां पर इलेक्शन के लिए कोई इलेक्शन कमीशन नहीं था, और इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल पर और स्टेट गवर्नमेंट की बिल पर ही डिपेंड करती थी. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, रिजर्वेशन टू SC/ST ग्रुप. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपको मालूम है दीज आर कॉल्ड द नोटिफाइड कास्ट पीपल, जहां पर SC/ST ग्रुप्स को जो है रिजर्वेशन दी गई है इन एरियाज में, इन रीजन्स में, इन द लोकल गवर्नमेंट. थर्ड देखिए, 1/3 रिजर्वेशन गिवन टू विमेन. 1/3 आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी इलेक्शन होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, स्पेशली सरपंच के, पंचायती राज जो सरपंच है उसमें 1/3 जितने भी पीपल होंगे उसमें जो विमेन होगी उसका 1/3 विमेन को ही मिलेगा. वो सीट कोई और नहीं ले सकता. तो ये वाला जो सिस्टम है ये इंडिया में लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर में नहीं है. स्टेट्स वर एड टू फाइनेंशियली टू LSG, यानी states they are also abide. It is written in constitution after 1992 amendment that states, this is liability of the states to give the aid, financial aid to the local self government whenever they required. अब आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कितनी सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पर फाइनेंशियल की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है ना. ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना, मिड डे मील वगैरह स्कूलों में जो चल रहे हैं, या और भी पॉलिसीज चलती है, ये सारी एड कहाँ से मिलती है? स्टेट से. सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती, क्वेश्चन बनता भी यही है, हु दैट सेपरेट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड. इसका मतलब ये है कि पंचायती राज जो है दैट इज इन लोकल लेवल, हु कंडक्टेड द इलेक्शन इन दिस, which body conducted the election at the local government. So this is state election commission. हर इलेक्शन कमीशन स्टेट का अलग होता है, और जैसे राजस्थान का अलग है तो राजस्थान लेवल के लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं ना, मतलब लोकल जो इलेक्शन होंगे वो यही कंडक्ट कराएगा. ठीक है. तो उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. 3 स्ट्रक्चर वी विल टॉक, दैट इज विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद. मैं विलेज पंचायत से स्टार्ट कर रही हूँ जो कि सबसे नीचे लेवल पर है, फिर सेकंड मिडिल पर ये, और जिला परिषद पे ये. देखो विलेज पंचायत क्या होती है, ये सबसे बेसिक लेवल पर होती है विलेज पंचायत, जो विलेजेस में होती है. विलेजेस मतलब 1 या 2 या 3 विलेजेस. दैट इज दैट एवरी विलेज आर कंसिस्टिंग द ग्रुप ऑफ 2 or 3 विलेज टुगेदर. अब इस विलेज पंचायत में कौन होते हैं? इस विलेज पंचायत में गांव के लोग होते हैं. तो उन गांव के लोगों को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा. ठीक है. अब ये ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जितने भी उस गांव के एजुकेटेड, मतलब 18 years अबव पर्सन्स हैं, वो सब उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. और दिस ग्राम सभा इलेक्टेड दिस विलेज पंचायत, एंड द हेड ऑफ दिस विलेज पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच. और इस ग्राम सभा का काम क्या होता है कि विलेज पंचायत के ऊपर नजर रखती है, ये ऑब्जर्व करती है कि वो कैसे काम कर रहा है, एनुअल बजट को प्रिपेयर करना, उसको रिवाइज करना, परफॉर्मेंस देखना, ग्राम पंचायत कैसे काम कर रही है. ये है ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत भी कहते हैं. अब सेकंड नंबर है ब्लॉक समिति. ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक वो होता है जब 2-3 ग्राम पंचायत व्हेन दे क्लब टुगेदर, मतलब दोनों मिल जाते हैं, दे फॉर्म द ब्लॉक समिति. ठीक है. तो इसको कहते हैं पंचायत. मैंने आपको वो भी बताया था जिसके अंदर आपने देखा था कि एक मैंने ब्लॉक बना दिया था, उसमें थोड़े 3-4 सर्कल बनाए थे रिप्रेजेंटिंग द विलेजेस. तो वो ग्राम पंचायत थी. उन सब ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बना था? ये सबको मिलाकर जो है ब्लॉक बनी थी. ठीक है. अब ये ब्लॉक के अंदर कौन होता है? द पॉलिटिकल हेड होता है पंचायत समिति चेयरपर्सन, इज कॉल्ड द पंचायत समिति चेयरपर्सन होता है. और इट कंटेन्स द मेंबर्स इलेक्टेड बाय विलेज पंचायत. और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन चुनता है? विलेज पंचायत. अभी बताया था ना मैंने आपको विलेज पंचायत के बारे में, वही यानी विलेज पंचायत को कौन चुन रहा है? दीज आर सिलेक्टेड बाय द ग्राम सभा पीपल, एंड द ब्लॉक समिति पर्सन्स, दीज आर इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत पीपल. नाउ जिला परिषद
you know the topmost level it is known as जिला परिषद. The political head कौन होता है? जिला परिषद चेयरपर्सन. इसके अलावा और कौन होता है? इसमें MPs और MLAs भी मेंबर्स होते हैं. जब भी मीटिंग होती है ना MP MLAs की, तो ये भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिला परिषद की मीटिंग्स में. ठीक है. अब इसमें दो हेड होते हैं, एक तो होता है पॉलिटिकल हेड, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. तो पॉलिटिकल हेड कौन है इसमें? पॉलिटिकल हेड हो गया आपके जिला परिषद चेयरपर्सन. और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? कलेक्टर होता है. ठीक है. तो इस तरह से जिला परिषद लीडर्स जो है वो इलेक्ट किससे होते हैं? द जिला परिषद लीडर्स दे आर इलेक्टेड बाय द पंचायत समिति. देखो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. इसको विलेज पंचायत को ब्लॉक समिति, विलेज पंचायत जो है ब्लॉक समिति को चुनती है, ब्लॉक समिति जो है वो जिला परिषद के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि MPs MLAs वगैरह जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. अब अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे बात करते हैं हम लोग. स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज. आई होप दैट यू नो, क्योंकि बीकानेर में पहले म्युनिसिपैलिटी थी और बीकानेर में क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. अब म्युनिसिपैलिटी कहाँ पर होती है? एक बिग टाउन में होती है. इट इज एट टाउन लेवल. ठीक है. टाउन लेवल में होती है और इट कंटेन्स द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द टाउन. यानी आपको पता है कि जब भी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं तो वो जो टाउन, समझ लीजिए बीकानेर में इलेक्शन है, तो उस बीकानेर को क्या करेंगे? डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और वो वार्ड्स जो मेंबर होते हैं वो इन मेंबर्स को चुनते हैं. पॉलिटिकल हेड कौन होता है? म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन. ठीक है. और कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन होता है बिग सिटीज जो होती हैं. हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, लेकिन जब वसुंधरा राजे की, इससे भी पहले जब सरकार थी ना, गवर्नमेंट थी राजस्थान में, तब उन्होंने ये सूरसागर जो है, जो अपने गढ़ के सामने है ना, जूनागढ़ फोर्ट के सामने, उसके सामने जब उन्होंने उसको रेनोवेट कराया था, उस समय जब वो आई थी तो उन्होंने बीकानेर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था. इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसका क्राइटेरिया होता है कि वहां पर कितने पॉपुलेशन है, लोगों की अर्निंग क्या है, एरिया कितना है, ये सारा डिटरमाइन करता है कहीं भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने के लिए. ठीक है. तो इसमें भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो मेयर होता है और इसके लिए भी पूरी सिटीज को क्या करते हैं? डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं. वो हम लोग ही उन्हें जो है इलेक्ट करते हैं. जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी अपने में से ही, मेयर का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, वो अपने मेंबर्स में से ही मेयर का इलेक्शन करती है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का होता है. तो इस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सिटी लेवल पर वर्क करता है. जबकि हालांकि बीकानेर इट इज कॉल्ड टू बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटीज नहीं है, ना क्लीनलीनेस है, ना वो सारी चीजें हैं जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती है. बॉम्बे है, कोलकाता, दिल्ली, ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं. लास्ट पे आ गए हम, डेफिशिएंसी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि कमियां क्या है, तो अभी भी हम बात कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को जितनी फाइनेंशियल एड मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है. ठीक है. चलिए पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितना सक्सेसफुल रहा. तो थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स की. तो ये सबसे यूं कहा जाए, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी यानी थर्ड टायर जो गवर्नमेंट है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिसाइड इन रूरल एरियाज. तो डेमोक्रेसी का ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था और यूं कहा जाए कि इट सम एक्सटेंट इट इज सक्सेसफुल ऑल्सो. ठीक है. सेकेंड, दैट कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टार्ट लोकल गवर्नमेंट डीपन डेमोक्रेसी. जिस हमें मालूम है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd and 74th, उससे डेमोक्रेसी क्या हुई है? डीपन हुई है. डीपन मीन्स एनहांस हुई है डेमोक्रेसी, घर घर तक पहुंची है, डोर टू डोर पहुंची है और लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा है. And it also increased the women representation, especially in local areas. You know that the 1/3 seats are reserved for the women, and that's why you see that on the post of these sarpanch, only women candidates they can elect on that post, और कोई नहीं हो सकता. So that's why we see कि किस तरह से women का participation increase हुआ है.
ऑन द अदर हैंड व्हाट आर द चैलेंजेस कि इलेक्शन जो है अभी भी रेगुलर नहीं है, हालांकि ये चीज पहले एडमेंडमेंट में आ चुकी है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन कि कई बार कोरम नहीं पूरा होता है, कई बार और कोई रीजन होता है, तो इलेक्शन रेगुलर नहीं होते, स्पेशली ग्राम सभा के। ठीक है, सारी गवर्नमेंट स्टेट, अब अगर हम ये सोचे ना इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, तो सबने क्या इक्वल पावर शेयर की हुई है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपनी पावर को दूसरे लेवल गवर्नमेंट को देना, क्या सबको इक्वल पावर शेयर की है? नो, इन इंडिया देयर आर मेनी स्टेट्स दे डू नॉट शेयर देयर इक्वल पावर टू और द मोर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। एक स्टेट ऐसा है, जब मैंने लेक्चर आपको दिया था इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें स्टेट ने अपनी लोकल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पावर जो है दे रखी पूरी इंडिया में। रेज योर हैंड इफ यू नो आंसर। एक स्टेट कौन सा है जिसने डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू अपने लोकल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पावर दे रखी है? Nobody? Any idea? Class 10? Okay. हाँ करण। यस करण। मैम मेरे को मैम इसका आंसर पता तो नहीं है, पर मैम मैं गेस करता हूँ मैम शायद कोई ईस्ट की स्टेट होगी। हाँ हाँ, ईस्ट में तो लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं वहां पर, कई स्टेट्स में तो लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है वहां पर। फिर साउथ की होगी। वेस्ट की भी हो सकती है। ओके, एनीबॉडी एल्स? कोई बात नहीं, आई जस्ट गिव यू आंसर। उसका स्टेट का नाम है केरला। ठीक है, तो केरला ने जो है अपनी लोकल गवर्नमेंट जो है उसको बहुत पावर्स दे रखी है। लोकली वहां पर जो पीपल जो है उन एरियाज में ज्यादा रिसाइड करते हैं और उनको इसीलिए ये ज्यादा पावर्स दी गई है। ठीक है, और थर्ड जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स मतलब आपको पता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनके खुद के फाइनेंशियल सोर्सेज बहुत कम है, दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टेट। और स्टेट्स जो है वो उनको बहुत इजीली जितना वो बजट मांगते हैं उतना वो पास होता नहीं है, तो फाइनेंशियल सोर्सेज जो है इनके पूरे नहीं है, फाइनेंशियल सोर्सेज एडुकेट नहीं है, जिससे कि क्या कर सके अपने नीड्स को, अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉलिसीज को बना सके। प्लस विमेन इन एक्टिव पार्टिसिपेशन, जहां पर हमने अचीवमेंट में कहा कि विमेन का पार्टिसिपेशन है, बट ऑन द अदर हैंड व्हाट, देखो रिटर्न में कुछ होता है, प्रैक्टिकल चीज अलग होती है। मोस्टली क्या होता है कि विमेन इन एक्टिव पार्टिसिपेशन 1/3 सीट जरूर है, बट होता क्या है कि उनके जो फैमिली के जो बड़े हस्बैंड हो सकते हैं, जो मेल उनके घर में है, मोस्टली वो लोग अपने एडवांटेज के लिए उन विमेन को आगे करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि सच्चाई तो ये है, दे आर नॉट, विमेन आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड स्पेशली इन लोकल एरियाज to participate in all these decisions of government or participating in election. This is the reality. हमें मालूम ही है कि लोकल एरियाज में, स्पेशली रूरल एरियाज में अगर हम जाकर देखें तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि जो पीपल जो हैं यानी स्पेशली विमेन है, दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन ऑल दैट। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से हैंड रेज कर लें, नहीं तो मैं थोड़ा सा फिर आपको, मेरे पास फेडरलिज्म के कुछ क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज आई विल डिस्कस विद यू।